तो आज का पहला प्रश्न है, विस्थापन के लिए सही कथन कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट? तो सबसे पहले समझते हैं विस्थापन क्या चीज होता है। तो विस्थापन इन्हीं दो पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन से कवर किया गया एक डिस्टेंस होता है। यानी कि ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हो गया। दोनों के बीच जो एक सीधी रेखा जो मिलाएगी और वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उसी को विस्थापन बोलते हैं। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विस्थापन के लिए सही कथन कौन सा है? यह सदैव धनात्मक होती है, ये पॉजिटिव होती है। तो हाँ, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट, यह एक सदिश राशि। जी हाँ, विस्थापन जो है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी कि सदिश राशि होगा। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का भी हालांकि एसआई यूनिट क्या होता है, वो मीटर ही होता है। यानी कि विस्थापन और दूरी दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। और दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी जो है अदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। यह एक सदिश है, ठीक है। यह पथ लंबाई के समान होती है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ध्यान समझिएगा, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, एक सीधी रेखा का जो मिलान होता है वही होगा। एक अगर एक समकोण लेते हैं तो समकोण में ए बी सी, तो ए टू सी टू बी ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और ए टू बी ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक सर्कल लेते हैं, जैसे अगर एक पॉइंट है ए और ए से एक पार्टिकल चलता है और एक सर्कल पूरा करके फिर उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो इस स्थिति में पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों का दोनों जो है सेम पॉइंट होगा। इसलिए इस परिस्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है, यानी कि विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह एक सदिश राशि है। यह पथ के लंबाई के समान होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेरण विधि द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? समझते हैं। उत्प्रेरण विधि द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की आवश्यक शर्त क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इंडक्शन? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमको शर्त बतानी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है चालक में विद्युत प्रवाह। विद्युत धारा तो अभी उत्पन्न करना ही, जैसे कि एक चालक हो या कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, तो ये फ्लो करने की शर्त क्या होगी, कैसे इसको उत्पन्न किया जाएगा? तो उत्पन्न करने की शर्त क्या है? तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि चालक में विद्युत प्रवाह पहले से इसमें हो रहा है, करंट इन द कंडक्टर। सेकंड है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का जो रूल है, ये फैराडे के द्वारा दिया गया था। एक फैराडे ने एक नियम बताया था, फैराडे वैज्ञानिक ने एक नियम बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्या दिया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के एक सिद्धांत दिया गया, इसमें बताया गया था कि कोई कंडक्टर मटेरियल है, उस कंडक्टर मटेरियल के बाहर में चारों तरफ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, तो उस कंडक्टर में, उस चालक मटेरियल में अंदर में जो है विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है, यानी विद्युत धारा जो है वो बहने लगती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं कंडक्टर के चारों तरफ, तो उसमें जो है विद्युत प्रेरण यानी कि विद्युत धारा जो है वो बहने लगती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। अस्थाई चुंबक क्या है? तो अस्थाई चुंबक एक मैग्नेट होता है जो किसी कंडक्टर के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के काम में आता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाने के काम में आता है। क्या, अस्थाई चुंबक, परमानेंट मैग्नेट होता है अस्थाई चुंबक।
ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के काम में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जो घरों में हम उपयोग करते हैं, उसका फिलामेंट किससे बना होता है? देखिए एक्चुअली पुराने समय की बात हो गई। एक विद्युत बल्ब इस तरह का पहले आया करता था, तो उसमें जो फिलामेंट होता था, फिलामेंट किससे बना होता था? तो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से बना होता था, टंगस्टन से बना होता था। क्यों होता था ये फिलामेंट होता था? इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और ये टंगस्टन से क्यों बना होता था? क्योंकि देखिए टंगस्टन का जो है प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण ये जो चमकीला ज्यादा होता था, यानी कि बहुत ज्यादा चमकता था, जिससे रूम में जो है प्रकाश फैल पाता था। तो प्रतिरोध अधिक होने की वजह से और चमकता अधिक था, इसकी वजह से टंगस्टन का उपयोग करते थे हम विद्युत बल्ब के फिलामेंट में। ये चमकता भी ज्यादा था, तो इसीलिए हम इसका उपयोग करते थे। तांबा, तांबा जो है टंगस्टन की तुलना में तांबा जो है वो कम चमकता था और प्रतिरोध कम होता था। ठीक, इसलिए तांबा का हम उपयोग नहीं करते थे। और टंगस्टन के तुलना में लोहा जो है, लोहा का भी प्रतिरोध कम होता है, इसलिए जो है इसका भी उपयोग हम नहीं करते हैं। और ये जल्दी जो है गलनांक इसका जो है कम होता है टंगस्टन की अपेक्षा, जल्दी गर्म होकर ये गलने लगता है, इसलिए हम लोहा का भी इसमें उपयोग नहीं करते। और साथ ही एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इन सभी में सबसे अधिक जो है प्रतिरोध किसका होता है? टंगस्टन का होता है, और वो गर्म होने पर उतना ही अधिक चमकीला होता है। तो इसीलिए हम उपयोग किसा करते हैं? टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरल लोलक के लिए दोलन काल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके बारे में तो आप सबने भी पढ़ा होगा। सरल लोलक, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल लोलक के लिए दोलन काल का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी इज इक्वल टू 2 पाई √L/9। टी इज इक्वल टू 2 पाई L/9। ये जो है सरल लोलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की, अगला प्रश्न है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो समझते हैं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है। गलत है, प्रकाश पानी से हवा से पानी में प्रवेश करता है तो संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब प्रकाश पानी से कांच में प्रवेश करता है, ये भी गलत है। जब प्रकाश अधिक अपवर्तन माध्यम से, जी हाँ बिल्कुल से, अधिक अपवर्तन माध्यम से कम अपवर्तन माध्यम में प्रवेश करेगा तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर से समझिएगा, अधिक अपवर्तन माध्यम से कम अपवर्तन माध्यम में जब प्रकाश इंटर करेगा तब क्या होगा? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? इन विच मीडियम इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव द हाईएस्ट? समझते हैं ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। सबसे पहले समझते हैं ध्वनि तरंग का वेग कम या अधिक होता क्यों है। जैसे देखिए 4 ऑप्शन है इसमें। वायु, समझते हैं जरा सा। वायु, वायु, जल, ठोस और निर्वात। सबसे पहले ध्वनि जो है, ध्वनि को मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की, किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। जहां कुछ नहीं होता है वहां निर्वात होता है। निर्वात कोई मीडियम नहीं है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा? 0 होता है। ठीक। वायु, वायु में जो भी पार्टिकल होते हैं, जो वायु होता है, वायु में जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से बहुत ही काफी दूर होते हैं, इसलिए ध्वनि को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में काफी दिक्कत होती है। इसलिए इसमें जो है ध्वनि जो है आसानी से मूव नहीं हो पाता है। तो निर्वात से तो इसमें इसका वेग ज्यादा ही होगा, लेकिन बाकी जल से इसका वेग क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वायु जो है एक गैसीय अवस्था है, जल जो है एक द्रव है,
और ठोस तो सॉलिड है ही, ठोस है ही। जैसे कि हम सभी डेफिनेशन से जानते हैं, गैस में जो है मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, और इसकी अपेक्षा में द्रव में जो है वो मॉलिक्यूल जो है कुछ नजदीक होते हैं, और जो सॉलिड में मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं, वो काफी ही नजदीक होते हैं। तो क्योंकि ठोस में मॉलिक्यूल काफी नजदीक होते हैं, तो ध्वनि को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में दिक्कत नहीं होती है, वो आसानी से मूव कर जाती है। इसीलिए ठोस में, सॉलिड में ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। तो ये हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, निर्वात में ध्वनि का वेग, ध्वनि तरंग का वेग लगभग 0 के बराबर होता है। निर्वात से ज्यादा होता है वायु में, यानी कि गैस में तरंग का वेग, और वायु से ज्यादा तरंग का वेग किसमें होता है? जल में होता है, यानी कि द्रव में होता है। और सबसे अधिक जो है ध्वनि का वेग किसमें होता है? ठोस में। अब क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि लोहे में ध्वनि तरंग का वेग कितना होता है या कैसा होता है? लोहा क्या है? ठोस का एक ठोस हो गया, एक सॉलिड हो गया। तो सॉलिड मटेरियल लोहा हो गया, तो इसमें ध्वनि तरंग का वेग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। लगभग देखिए, वायु जो है, वायु से 4 गुना ज्यादा जल में जो है ध्वनि तरंग का वेग होता है। लगभग 300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास वायु में होगा ध्वनि तरंग का वेग, लगभग की बात कर रहे हैं। और इसे लगभग 4 गुना ज्यादा जल में जो है ध्वनि तरंग का वेग होता है, लगभग 1200 मीटर पर सेकंड के आसपास। और इसे कई ज्यादा अधिक वेग होता है किसमें? ठोस में। ठोस में अधिकतम होता है ध्वनि तरंग का वेग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी इकाई ऊर्जा की है? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है, और न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है? बल का। और बल का एक और मात्रक होता है क्या? डाइन। और 1 न्यूटन के बराबर 10⁻⁻5 डाइन होता है। जरा सा बताइएगा, माइनस होता है प्लस होता है? हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जूल। जूल जो है वो ऊर्जा का इकाई होता है। जूल क्या होता है? वो ऊर्जा का ही इकाई होता है। वाट किसका होता है इकाई? तो वाट जो है वो शक्ति का इकाई होता है। और हर्ज किसका होता है? कमेंट में बताइएगा, हर्ज किसका होता है? तो हर्ज जो है वो किसका? आवृत्ति का ऐसा यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। स्थिर बिजली का उत्पादन किस विधि से होता है? तो समझते हैं, स्थिर विद्युत का उत्पादन, स्थिर बिजली का उत्पादन किस विधि से होता है? तो घर्षण। देखिए, विद्युत का, बिजली का उत्पादन कैसे होता है? जैसे दो चालक हो गया, कंडक्टर मटेरियल हो गया। पहला अगर कोई चार्ज है और दूसरा जो है चार्ज नहीं है, इस पे कोई अगर एक चार्ज है और इसको एक नॉर्मल कंडक्टर के पास लाया जाता है, तो जैसे ही ये इसके संपर्क में आएगा, समझिएगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? घर्षण है। अगर दोनों को एक दूसरे से फ्रिक्शन किया जाए, घर्षण किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा तो उससे क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, जिससे बिजली के उत्पादन संभव है। यानी कि घर्षण आपका सही होगा। घर्षण कब होता है? जब दोनों एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएगा, एक आवेशित होगा या नहीं होगा, दोनों को अगर आपस में रगड़ा जाएगा, फ्रिक्शन होगा, तो ये बिजली उत्पादन संभव है। अगला इंडक्शन। फैराडे ने इंडक्शन का नियम दिया था, उसमें बताया था कि दोनों को अगर संपर्क में नहीं लाया जाए, घर्षण भी नहीं किया जाए, बस केवल पास पास रख दिया जाए, अगर पहला पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, तो उसमें भी क्या होगा? बिजली का उत्पादन हो सकता है, यानी कि प्रेरण विधि द्वारा भी बिजली का उत्पादन होता है। और संपर्क, जैसे पहले बताया, घर्षण होगा तो उसमें संपर्क होगा ही। यानी कि तीनों विधि से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के आंसर क्या दिया हुआ है? घर्षण। स्थिर बिजली तब उत्पन्न होती है जो वस्तुएं आपस में रगड़ती है, जिसे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या घर्षण विधि से संभव है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो शक्ति को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? शक्ति जो पावर है, शक्ति, और इनटू समय, इन दोनों के गुणनफल को क्या बोला जाता है? देखिए, कार्य, जिसको हम कार्य भी बोल सकते हैं या इसको हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, और
इसको एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त होगा एनर्जी, लेकिन कार्य एनर्जी दोनों में कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका कार्य भी हो सकता है और एनर्जी ऊर्जा भी हो सकता है। बल जो है, बल का शक्ति और समय से कोई लेना देना नहीं होता है। बल जो है क्या, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। बल को एफ वेक्टर से सूचित करते हैं। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और इसका एक और यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ प्लस या माइनस डाइन होता है। और वेग, वेग किसको बोलते हैं, तो विस्थापन तय करने में जो समय लगता है, विस्थापन जो तय होता है एकांक समय में, जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को वी वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेयर टी इज इक्वल टू, टी क्या है, टी समय है। समय जो है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कार्य और ऊर्जा, यानी कि ये दोनों जो है वो क्या होगा, समय और शक्ति और समय के गुणनफल को बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है अभी। आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, तो सेकंड। सेकंड किसका एसआई यूनिट होता है, तो समय यानी कि टी, इसका जो है एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। समय को हम लोग घंटे में भी मापते हैं, आवर में भी मापते हैं और मिनट में भी मापते हैं। ऐसे बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन एसआई यूनिट क्या होता है, वो सेकंड होता है। हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई यूनिट होती है। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति का एसआई यूनिट होती है, यानी कि सही उत्तर क्या होगा, हर्ट्ज। न्यूटन जो है वो बल का एसआई यूनिट होता है। न्यूटन किसका यूनिट होता है, बल का भी जस्ट हमने पढ़ा है। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। बल को मापते हैं किसमें हम लोग, न्यूटन में। और इसको डायन में भी मापा जाता है। न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, और बल, बल एक ऐसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मीटर, मीटर किसको होता है, किसका एसआई यूनिट होता है, तो मीटर होता है दूरी का। दूरी का एसआई यूनिट मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर नहीं होता है, कि विस्थापन का भी क्या होता है, मीटर ही होता है। ठीक है, आज का प्रश्न नहीं।